शिक्षा संस्थान में घोटाले पर आवाज़ उठाएगा कौन? अभी जो है मीडिया कर्मी पर आरोप लगाया गया है जो विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और घोटाले होते रहेगा, इसका आवाज़ कौन उठाएगा? अभिभावक उठाएँगे, प्रतिनिधि उठाएँगे या इस पर कैसे मीडिया काम करेंगे? थोड़ा हम हमारे ये वरिष्ठ नेता हैं और इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। विद्यालय तो एक रंग का है बिहार में, लेकिन विद्यालय में कहीं रंग पेंट नहीं है, कहीं विद्यालय दुरंगा है, कहीं हरा से ये रंगा हुआ है, कहीं वो कलर से रंगा हुआ है। जो बिहार में चलता है एक रंग का विद्यालय है। हम जानना चाहते हैं कैसे इस पर लगाम लगेगा? जानकारी दिया जाए सर। आपके चैनल के माध्यम से आपको और तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि जो सजग लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता के जगत में हो या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी निगाह हर जगह रहनी चाहिए। खास करके जो सरकारी महकमा है, चाहे वो विद्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, जो सीधा जिससे जनता का जुड़ाव है, प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, थाना हो या कृषि विभाग का हो या आपूर्ति विभाग का हो, इन तमाम महकमाओं पर सबकी नज़र होनी चाहिए। चूँकि गड़बड़ियाँ इस कदर होता है कि यदि मीडिया का नज़र नहीं हो तो जिस तरह से गड़बड़ी होता है, तो गड़बड़ी होना तो छोड़ दीजिए, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा। और आज मीडिया ही है और ख़ास करके सोशल मीडिया है कि तमाम बिंदुओं पर हर जगह उनकी निगाह होती है और जाते हैं लोग कैमरा लेकर के, और उस बात का उजागर होता है तो प्रशासनिक स्तर पर 10% 5% ही सही, लेकिन कुछ नज़र जाता है, उस पर कार्रवाई होता है, लोक लाज से भी कार्रवाई होता है। लेकिन जब मीडिया को क्या को डिस्टर्ब करते थे, यह बात सही है कि शैक्षणिक वातावरण जहाँ हो वहाँ विघ्न नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई गड़बड़ी हो तो उसका उजागर होना चाहिए। गड़बड़ी का उजागर मीडिया कर्मी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे, जनता नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? और यदि हो जाएगा तब तो निरंकुश होता चला जाएगा। और शिक्षा विभाग तो कहा जाए कि बिहार में जितना विभाग है, शिक्षा विभाग तो इतना माफियाओं का विभाग है कि और सरकार जितनी भी सरकारें आई है, सब सरकार आज तक शिक्षा विभाग पर केवल अन्वेषण करता है, प्रयोग कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। कोई शिक्षा नीति आज तक इस कितना 77वां साल है आज़ादी का, और उसके बाद भी आज तक प्रदेश का हो या केंद्र का हो, कोई शिक्षा नीति एक रूपता नहीं है। आज शिक्षा नीति होना चाहिए, सिलेबस पूरे हिंदुस्तान का एक सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस में कोई अंतर नहीं हो। हम लोगों का मांग हर हमेशा रहा है कि कुछ नहीं कीजिए, लेकिन एक सिलेबस एक कर दीजिए। आज देखिए कि बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या नेट हो या जो भी कंपटीशन होता है, उसका क्वेश्चन पूरे देश में एक होता है और एक क्वेश्चन पर क्या कहता है एग्जाम लिया जाता है। लेकिन सिलेबस है, प्राइवेट संस्थान का सिलेबस कुछ है, सीबीएसई का सिलेबस कुछ है, यूपी का सिलेबस कुछ है, महाराष्ट्र का सिलेबस कुछ है, आंध्रा का सिलेबस कुछ है, और सिलेबस विभिन्न तरह का है और एग्जाम एक तरह का देना पड़ता है। तो यह विसंगति जो है, उस विसंगति को सरकार को दूर करना चाहिए। और जब एक सिलेबस होगा, एक तरह का शिक्षा होगा, हमारे नेता क्या कहता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, ऐसे महान लोगों का नारा था, चपरासी हो या राष्ट्रपति का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। वह नारा तभी सफलीभूत हो सकता है जब कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सिलेबस एक होनी चाहिए। एक सिलेबस, चाहे वह तमिल में हो परीक्षा, संस्कृत में परीक्षा हो या मलयालम में परीक्षा हो या उड़िया में परीक्षा हो या कन्नड़ में हो या हिंदी में हो, मैथिली में हो, जिस भाषा में हो, लेकिन सिलेबस एक होना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है और हम चाहेंगे
कि सरकार पारदर्शिता रखे, किसी पत्रकार पर या किसी मीडिया कर्मी पर सरकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। मीडिया कर्मी को अंकुश करना किसी शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी का हैसियत नहीं है। चूँकि मीडिया कर्मियों का जो स्वतंत्रता है, उसका भी एक मापदंड है, नियम कानून है, और उस नियम कानून के तहत जो रजिस्टर्ड मीडिया कर्मी हैं, वो जाएँगे तो शिक्षा विभाग के किसी एक कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि उसको क्या कहता है, वंचित किया जा सकता है मीडिया कर्मी को शैक्षणिक संस्थान में जाने से। वह जो चिट्ठी है, वह गैर कानूनी चिट्ठी माना जाएगा और उस पर जाँच होनी चाहिए कि जो स्वतंत्रता है मीडिया कर्मियों को, जो प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज का हनन होता है कि नहीं। यदि हनन होता है, तो आप देख लीजिए, आप लोग उसका क्या कहता है, उस चिट्ठी के आलोक में निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए लिखा कीजिए, लिखा पढ़ी होना चाहिए और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह का अनाप-शनाप रात-दिन शिक्षा विभाग में चिट्ठी निकलते रहता है। अब देख लीजिए, शिक्षा विभाग का ये स्थिति है कि कोई पॉलिसी ही नहीं है। कल कोई चिट्ठी निकलता है तो परसों फिर कोई चिट्ठी निकलता है। अरे भाई, एक पॉलिसी होना चाहिए, कहीं न कहीं एक पॉलिसी के तहत शिक्षा नीति आपका बनना चाहिए। आज शिक्षकों की बहाली उसका कोई नीति नहीं रहा है। कभी किसी नीति के कोई चिट्ठी के आलोक में हुआ है, तो कभी कोई चिट्ठी का आज फर्जी से शिक्षक लोग बहाल हो गए। आपका शिक्षा विभाग ऐसा है, इसी समस्तीपुर जिला में 300 से अधिक फर्जी शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। और फर्जी शिक्षक जिसको सर्टिफिकेट नहीं है, जिसको कुछ नहीं है, और बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो रहा है, उसमें फर्जी 300-300 शिक्षक एक जिला में फर्जी शिक्षक बहाल हो रहे हैं। आपका पदाधिकारी क्या कर रहा है? आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है? और सरकार इस पर कोई जितना संज्ञान लेकर के कार्रवाई जिस तीव्र गति से होना चाहिए, नहीं हो रहा है। चूंकि उस फर्जी बहाली में 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपया जो उम्मीदवार फर्जी बहाली हुए हैं, लिया गया है। तो 15-20 लाख रुपया लेने का मतलब है नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी पदाधिकारी और जो इस विभाग के बड़े से बड़े क्या कहता है, संतरी से लेकर के और ऊपर तक मंत्रालय तक सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और जब इसलिए इन्वॉल्व है कि जांच का जो गति होना चाहिए, इसका जांच तो एकदम तीव्र गति से होना चाहिए और जांच हो करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं हो रहा है। तो शिक्षा विभाग में अभी अब देख लीजिए हस्तांतरण नीति। अब हस्तांतरण नीति है भाई, एक बात सही है कि कभी-कभी शिक्षक लोगों को पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। अब एकाएक आप क्या कहता है, इस जिला से लेकर के 5 जिला पार करके वहाँ भेज दीजिएगा, वो भर दिन टेंशन में शिक्षक रहेंगे और जो शिक्षक टेंशन में रहेंगे वो पढ़ाई क्या कर पाएँगे? इसलिए शिक्षक और सरकार के अन्य कर्मियों में बहुत का फ़र्क होता है। शिक्षक प्रत्येक दिन खुद अध्ययन करते हैं और तब जाकर के शिक्षा क्या कहता है, बच्चों को देते हैं और शिक्षा का उपार्जन करते हैं। बच्चों को के ऊपर शिक्षण व्यवस्था में अपना जो विचार होता है प्रत्येक दिन पढ़ लिख करके और पढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए शिक्षक का और अन्य कर्मियों का एक तरह का मापदंड नहीं होना चाहिए कि बिहार के किसी कोना में या किसी जिला में अनुमंडल बहुत है तो एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल करिए, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड कर दीजिए। अब कई जिला पार करके किसी शिक्षक को भेज दीजिएगा तो शिक्षा में जो गुणवत्ता होना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। शिक्षक जब खुद परेशान रहेगा तो वो छात्रों को शिक्षा क्या दे पाएँगे? इसलिए शिक्षक के भी क्या कहता है, उनके भी मजबूरियों को देखना चाहिए और शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त रहे, उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और ध्यान कुछ नहीं है, सरकार के तो पदाधिकारी हैं। बिहार के जगह उत्तराखंड से शिक्षक बहाल किया जाता है। क्या बिहार में पढ़े लिखे नौजवान नहीं हैं क्या? देखिए, वह बहुत ही गलत हुआ है। बिहार के बाहर के लोगों को जो बहाल किया गया, मैं कल गया था एक गाँव में, निमंत्रण में गया था और लोग कह रहे थे कि बाहर के शिक्षक से लोग उम्मीद करते थे कि शिक्षा व्यवस्था में वो बाहर के हैं और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देंगे और पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उनके बारे में भी शिकायत है कि हर दिन वो केवल मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चों को बैठा करके या मोबाइल पर अपना क्या कहता है गेम खेलते रहते हैं या कुछ न कुछ देखते रहते हैं। तो उस व्यवस्था में यदि
पत्रकार लोगों पर बंदिश रहेगा तो उस खामियां को कौन दिखाने का काम करेगा। अब हमको लोग उस गांव के लोग शिकायत किए तो हम जा करके, न हमारे पास कोई साधन है और न क्या कहता हम जा करके भी उस स्कूल पर हम लोग जा करके क्या करेंगे। जाएंगे तो क्या कहता है वो, उससे तो कोई कुछ होगा नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। लेकिन कोई मीडिया कर्मी जाते हैं और कमियां को देखते हैं और कैमरा में बंद करते हैं, उसको क्या कहता है और दिखाने का काम करते हैं, तो एक सबूत बनता है और सबूत के आधार पर लोग देखते हैं। की जगह तानाशाह की तरह रौब दिखाते हैं प्रधानाध्यापक, इस पे कुछ बोल दीजिए। देखिए, प्रधानाध्यापक तभी तो माना जा रहा है कि कहीं भी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, जो रेगुलर प्रधानाध्यापक होना चाहिए स्कूल में। किसी स्कूल में बिरले ही किसी स्कूल में रेगुलर प्रधानाध्यापक होंगे तो होंगे, नहीं तो सारे के सारे प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। और प्रधान का जो काम होना चाहिए, कहीं पर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। खास करके स्कूलों में जो हेडमास्टर साहब हैं, उनको उनका जो दायित्व है, बहुत स्कूल में तो बहुत अच्छा से चल रहा है। जिस स्कूल में अच्छा से चल रहा है तो निश्चित रूप से वह स्कूल आगे बढ़ रहा है। वहाँ के बच्चे पढ़ाई में और क्या कर अनुशासन में हर दृष्टिकोण से लोग देखते हैं कि अच्छा हो रहा है तो अच्छा को अच्छा भी कहते हैं। लेकिन जहाँ के हेडमास्टर साहब थोड़ा सा लूज पूज हैं, या क्या कहा जाए, अपने उत्तरदायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, तो निश्चित रूप से वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है। और उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार एक विज्ञापन निकाला था हेडमास्टरों की बहाली के लिए। लेकिन यहाँ तो विज्ञापन हो जाता है और उस विज्ञापन पर बहाली होने में काफ़ी विलंब हो रहा है। यदि रेगुलर हेडमास्टर साहब का बहाली हो जाएगा तो हम समझते हैं कि कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में निश्चित रूप से परिवर्तन होने का उम्मीद होगा। हम लोग आशा कर सकते हैं कि जो बीपीएससी से हेडमास्टर बनेंगे, उनसे उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ न कुछ उनमें मेरिट होगा और उस मेरिट के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक रहेगा। लेकिन वह भी वैकेंसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये 20 सूत्र जो है, शिक्षा विभाग में 20 सूत्र जो है, कभी अभिभावक और शिक्षक का बैठक नहीं होता है। देखिए, शिक्षा विभाग में पहले ही कह दिया था कि शिक्षा विभाग के इतना गड़बड़ी किसी विभाग में नहीं है। और उसका मास्ट आप हम लोग तो केवल मास्टर साहब को देख रहे हैं। मास्टर साहब से दोषी, ज़्यादा दोषी है शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारीगण। उनको किसी न किसी रूप में मिड डे भोजन का जो प्रोग्राम है, वो बच्चों को भोजन बढ़िया खाने और खिलाने का दोपहर का भोजन का है। लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी स्कूल में, मैं एक स्कूल के बारे में नहीं, हाँ कुछ प्रतिशत स्कूल है जहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन किसी भी स्कूल में मिड डे जो प्रोग्राम है उसका सही रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है, बल्कि उसमें कटौती इतना होता है कि वह एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्कूल में कारण बन गया है। और जहाँ तक हेडमास्टर और प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, तो जब तक हेडमास्टर के ऊपर या किसी शिक्षक के ऊपर भोजन का मामला रहेगा, मिड डे का क्या कहता प्रभार रहेगा, तो उस स्कूल का शैक्षणिक व्यवस्था क्या कहता है दुरुस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अव्यवस्था चालू रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट ही बहाल कर देना चाहिए, जो भोजन बना करके और बच्चों को भोजन देख रेख सब, या फिर किसी भी संस्था को दे देना चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। और नहीं यदि होता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, उतना पैसा हर एक विद्यार्थियों को प्रत्येक विद्यार्थी के खाता में चले जाए। उनका माता पिता टिफिन में, हम लोग भी थे उस समय भोजन करने के लिए निकलते थे, और 2 घंटी बजने से पहले हम लोग टिफिन में भीतर चले जाते थे, टिफिन ले जाया करते थे, जो टिफिन में भोजन किया करते थे। तो यदि पैसा ही मिल जाए बच्चों को तो वह ज़्यादा उपयोगी होगा, बच्चे के खाता में पैसा चला जाएगा। और आपने कहा कि बच्चे का भी क्या कहता है वो कौन, बायोमेट्री जो है नहीं होता है किसी भी बच्चे नहीं, का। हम कहेंगे कि शिक्षक के साथ साथ
बच्चों का भी बायोमेट्रिक क्या कहता है हाजिरी होनी चाहिए। इसलिए कि फर्जी हाजिरी जो हो रहा है बच्चों को, बच्चों का इनरोल बच्चे हैं वहाँ 300 उपस्थित होते हैं, 50 60 70 इसी तरह से उपस्थित होते हैं। 100 150 से ज़्यादा 2/3 अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन मिड डे भोजन के लिए उसको उपस्थिति बनाया जाता है, फर्जी उपस्थिति बनाया जाता है। इसलिए उसमें भी बायोमेट्रिक हाजिरी होनी चाहिए और निश्चित रूप से लागू कर देना चाहिए सरकार को। और जहाँ तक सरकार की मैं बता रहा था कि केवल शिक्षा की नहीं, इसमें जितने पदाधिकारी हैं, तमाम पदाधिकारी उसमें पैसा लेते हैं और यह जो कुरीति है, यह जो भ्रष्टाचार है, उसका सहभागी ऊपर के पदाधिकारी हैं और नीचे के तो करने वाले तो होता ही हैं। जो चोरी करता है, पकड़ा वही जाता है, लेकिन जो चोरी का गिरोह होता है, उसका सरगना कहीं बैठा रहता है। आज भ्रष्टाचार, आज आप एक उदाहरण दे रहे हैं कि जहरीली शराब से आप देख रहे हैं कि कितने लोग मारे गए अभी 1-2 दिन पहले। और जहरीली शराब आया कहाँ से भाई? जब शराब बंदी है, तो जहरीली शराब आता कहाँ से है? सारे प्रशासन के लोग रात-दिन लगे रहते हैं। जाइए आप बगल के हर एक गाँव में, मैं किसी गाँव का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कौन गाँव ऐसा है जहाँ शराब का क्या कहता है हंडा नहीं चढ़ा रहता और शराब बनता नहीं है? जब पब्लिक देख रहा है कि शराब बनाने का काम हर एक गाँव में हो रहा है, तो प्रशासन में मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो, एक पत्रकार महोदय को मैं इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा था कि इसकी जाँच होनी चाहिए और जाँच हो करके कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विनय भारती एसपी थे। जिस पदाधिकारी के ऊपर जाँच का माँग किए थे, विनय भारती 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद उस पदाधिकारी को क्या कहा रिवार्ड देने का काम किया, इनाम देने का काम किए। अब ये बताइए प्रशासन कहाँ जा रहा है? पहले हम लोग थे कि एसपी, डीएसपी को कोई बात कहते थे, तो तुरंत गति से उस पर ध्यान दिया करते थे और उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य से ये प्रशासन इस तरह का हो गया है, किसी थाना के किसी पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज समूचे प्रशासन का काम हो गया है कि प्रत्येक दिन शराब किधर से आता है, उस शराब माफिया से किस तरह से वसूली किया जाए, कौन खेप कहाँ पहुँचेगा, पुलिस के निगरानी में खेप पहुँचता है, पकड़ाता वही है जो दूसरा माफिया, जो कोई नया माफिया बनता है और उसको पकड़ाने का काम करता है, तब जाकर के पकड़ाया जाता है। लेकिन जो अस्थायी रूप से काम कर रहा है, अब शराब माफिया में शराब का जो काम हो रहा है और सब पूरे बिहार में होम डिलीवरी हो रहा है, तो उसमें हम उन नौजवानों का कोई दोष नहीं देख रहे हैं। यह सरकार का दोष है, सरकार के गलत नीति के कारण आज बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी है तो कोई किसी तरह का वैध अवैध कोई रोजगार मिलता है, हमारे शिक्षित नौजवान या जो भी क्या कहा बेरोजगार है, वो काम में भिड़ जाते हैं। उनको क्या है, उनको तो 2 जून का रोटी चाहिए। रोटी से भी जब ज़्यादा हो जाता है तो मोटरसाइकिल खरीदाता है, उससे भी ज़्यादा होता है तो 4 चक्का खरीदाता है। और शराब के बिज़नेस में जिसको साइकिल चढ़ने का नहीं था और मोटरसाइकिल तो छोड़ दीजिए, 4 चक्का तो छोड़ दीजिए, सबसे महँगी गाड़ी जो है वो सब शराब माफियाओं के पास है। तो हम उनका दोष नहीं देते, सरकार का जो कुरीति है। आज आप देख लीजिए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ पलटन जी, लेकिन आप देख लिए सत्तारूढ़ पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, सभी जो स्थानीय नेता हैं, सभी के सभी शराब के बिजनेस में लिप्त हैं और उनका उन्नति देख लीजिए कि शराब के बिजनेस से दिन दुगना रात चौगुना उन्नति हो रहा है और सारे सत्ताधारी मैक्सिमम कार्यकर्ता जो है सो शराब के काम में लगे हुए हैं। यह जांच का विषय है। मैं जांच के लिए सरकार से मांग करता हूं, इस बिंदु पर आप जांच करवा, सीबीआई से जांच करवा लीजिए कि कौन कौन आपके सत्तारूढ़ पार्टी के कौन कौन नेता क्या कहता है शराब के बिजनेस में लगे हुए हैं। शराब बंदी तो है, लेकिन किसी लोगों के लिए शराब मिलना कोई कठिनाई की बात नहीं है। जहां आप पलटन जी यहाँ से फोन कीजिए, किसी लड़का को घूमते देखिए, उसको बुलाइए और कहिए आपको बोतल चाहिए, 10 मिनट में आपके पास बोतल पहुंच जाएगा। तो यह क्या परिस्थिति है? यह परिस्थिति कोई मामूली नहीं है। आजकल केवल शराब नहीं, स्मैक का गांव-गांव में चला हुआ है और कई तरह का सूखा नशा जो है, अब कहाँ जा रहा है प्रशासनिक व्यवस्था। और नीतीश जी तो हम नहीं कहना, हमारे काफ़ी सम्माननीय हैं,
और उनके बारे में कोई उस तरह का बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उनका जो क्या कहता है प्रशासनिक व्यवस्था सारा का सारा चौपट हो चुका है, कहीं कुछ नहीं है, उनका अकबाल खत्म हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है, सारे अफसर लोग अफसरशाही चला रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई निगरानी, कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए हम तो एक दिन मिल करके कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से यदि समय देंगे तो मिल करके सारी बात उनको बताएंगे, आप में विफलता क्या है। भले ही हम प्रतिपक्ष में के कार्यकर्ता हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर मिल करके भी कहना चाहेंगे। और इसमें सुधार यदि नहीं होता है तो निश्चित रूप से सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। आज कई लोग बहुत भ्रांति फैला करके राजनीति में घुसे घुसे हुए हैं, और उन भ्रांतियों को आप देखेंगे तो जिस भ्रांति के पीछे आप जो पैसा कमाने के लिए क्या कहा, जिनका कोई राजनीति में वो क्या कहता है संघर्ष नहीं है, किसी तरह का संघर्ष नहीं किया, लेकिन आज बड़े-बड़े बात बोल रहे हैं, बड़ी-बड़ी दिलासा दे रहे हैं, बहुत बड़ा सपना दिखा रहे हैं। अरे भाई, सपना दिखाने से पहले खुद कुछ संघर्ष करके तो दिखाओ, और संघर्ष कुछ नहीं किया। जनता के मांग को लेकर के कोई लड़ाई नहीं लड़ा, कभी लाठी नहीं खाया, कभी जेल नहीं गया, और किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं किया, कोई सत्याग्रह नहीं किया, कोई तो किसी तरह का जो होता चाहिए पब्लिक के लिए नहीं किया है। लेकिन हवा हवाई और मीडिया के माध्यम से बड़ा बड़ा नेता बनते जा रहा है। तो नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो पहले होता था, कार्यकर्ता झोला लेकर के गांव-गांव घुमा करते थे। एक-एक व्यक्ति गरीब-गुरबा के दरवाजा पर जाता था, उनकी समस्याओं को सुनता था, और उस समस्याओं को लेकर के और प्रशासनिक स्तर से लेकर के अपने-अपने पार्टी के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेताओं के पास कहा करते थे, और नीचे से लेकर के ऊपर तक उसकी शिकायत होती थी, तब जाकर के कार्रवाई होता था। आज तो न तो प्रदेश का, अब जो पॉलिसी प्रदेश से नहीं संभव है, जो देश से प्रधानमंत्री और भारत सरकार से संभव है, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और जिस पॉलिसी को प्रदेश से कोई समस्या का निदान नहीं हो सकता है, और केवल प्रदेश के बारे में चर्चाएं होती है। यह बात ठीक है कि प्रदेश की जो सरकार है, आज तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों एक ही सरकार है, लेकिन किसी तरह का कोई विकास का जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। निश्चित निश्चित रूप से जो काम होना चाहिए, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जितनी महकमाएं हैं, सभी महकमाओं में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक ऐसा सुरसा के तरह मुंह फैलाते जा रहा है, जिसमें तमाम लोग घुसते जा रहे हैं, और उसका मुंह फैलते जा रहा है, निगलते जा रहा है। कोई किसी को देखने वाला नहीं है, किसी पर कोई अंकुश नहीं है। आप किसी कार्यालय में अभी जो क्या कहता है, इसका सर्वे का काम हो रहा है, सरकार 2 महीने का ढिलाई दिया है कि आप कागज पत्र, लेकिन कागज आप चले जाइए किसी का, जहां मैं कल गया, परसों गया था समस्तीपुर में, और देखा कि जो सर्वे वाला विभाग है, उधर में गया तो खिड़की आसपास में लगता था कि बंदर के तरह चारों तरफ बहादुर के तरह खिड़की पर इधर उधर लोग और दलाल लोग फैले हुए थे। हम उस जगह कुछ देर रुक करके और वहाँ का वातावरण देखे, तो लगा कि जैसे लूट का क्या कहता है बाजार गर्म है। चाहे किसी भी, मैं हसनपुर अंचल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के किसी अंचल में चले जाइए और किसी कर्मचारी के पास चले जाइए, आज जो सभी अंचल और सभी कर्मचारियों के पास चले जाइए, पब्लिक को एक दस्तावेज का, एक क्या कहता है रसीद का फिर से कटाना होता है, बिना मोटी रकम का कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया मीडिया के सामने कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन आज उनका यह बयान आया, लेकिन बयान आने के कई माह बाद भी उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। तो ऐसा बयान देने की क्या आपको तो करना है, आप राजस्व मंत्री हैं, आपके महकमा में आप ही के दायित्व से महकमा चल रहा है, आपने बयान दिया कि इस पर क्या कहता है भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कारगर उपाय करना चाहिए। अभी तक तो कम से कम कुछ भ्रष्टाचारी को पकड़ करके उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते। अब दो बिहार में यदि 10 को बर्खास्त होता तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश आता, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। मंत्री बयान दे देते हैं,
सरकार में बैठे लोग बयान दे देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम आप लोगों के माध्यम से तमाम विभाग के बड़े पदाधिकारियों को और मंत्री-संतरी को कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, अपने-अपने विभाग को देखिए और भ्रष्टाचार किस तरह से दूर होगा। हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही, हम लोग सत्याग्रह करेंगे ही, और हम क्या करेंगे जब भ्रष्टाचार चरम पर आ जाएगा तो अवाम पूरे जो जनता है वह सड़क पर चली जाएगी, और जिस दिन जनता सड़क पर आ जाएगी तो उस दिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा क्रांति का एक क्या कहता है फैलाव हो जाएगा, और इस देश में, इस राज्य में क्रांति से होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे आप तमाम आपके माध्यम से कि पदाधिकारी लोग जो भी शासन में बैठे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक, राज्य से लेकर केंद्र तक जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो संज्ञान लें और इन भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय मीडिया। देखिए ये शिक्षा से लेकर सरकार तक की बात आई है, और यहाँ शिक्षा से लेकर शराब और सरकार में हो रहे तमाम बातों को इसमें रखा गया है। हम आगे फिर दिखाएंगे। हमारे लाइव को देखिए और सरकार के लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।